नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। देश के 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड सहित वोटिंग खत्म हो गई है। एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आए हैं। अलग अलग पोल में अलग अलग आंकड़े हैं या सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, इसका पूरा ब्यौरा मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन आज यूपी उपचुनाव में जो हुआ वो सबसे चौंकाने वाला था। यूपी की 9 सीटों पर वोटिंग के दौरान रिवॉल्वर निकल गए, जगह जगह पत्थर चले और एक मर्डर में वोटिंग एंगल सामने आ गया। मतलब यूपी में ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव के नतीजे सीधे सीधे साख और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। लिहाजा अखिलेश प्रशासन पर आग बबूला है। आज उन्होंने ताबड़तोड़ कुछ वीडियो ट्वीट किए हैं। अखिलेश यादव ने मीरापुर सीट का एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें एक एसएचओ रिवॉल्वर लिए दिख रहे हैं। सामने वोटर्स हैं जिनसे उसकी कहासुनी हो रही है। क्या बातें हो रही हैं उसे जानने के लिए मैं वीडियो का फुल वॉल्यूम आपके सामने रख रही हूं। सुनिए। यही तो मारने के हैं आगे, यही तो मारने का आदेश है, यही तो मारने का आदेश है। चलो चलो ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि 23 नवंबर को नतीजों से पहले घबराया हुआ कौन दिख रहा है। यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। दर्शकों, अखिलेश यादव आज यूपी में हुई वोटिंग से बहुत नाराज हैं। खासकर अधिकारियों पर वो आग बबूला हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव आयोग से कुंदरकी उपचुनाव को रद्द कर दोबारा वोटिंग की मांग की है। इलेक्शन रद्द होगा या नहीं, इस पर चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। मतलब 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों के साथ ही यूपी के 9 सीटों की भी नतीजे आएंगे और सबसे तेज नतीजे आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देखेंगे। लेकिन जेवीसी एग्जिट पोल के आंकड़े यूपी में बीजेपी के लिए खुशखबरी हैं। पिछले चुनाव में 9 में से 4 सीटें जीतने वाला एनडीए उपचुनाव में जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक 6 सीटों पर जीत सकता है। कटहरी सीट इस बार बीजेपी समाजवादी पार्टी से छीन सकती है। मैं सीट वाइज डेटा आपके सामने रख रही हूं, लेकिन यह साफ करते हुए कि एग्जिट पोल एजेंसी जेवीसी का अनुमान है। इसके अलावा कई और भी पोल आए हैं, वो भी एडवांटेज बीजेपी को ही दे रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा। लेकिन सबकी नजर महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में सबसे पहले आपको जेवीसी के फाइनल आंकड़े दिखाते हैं। महाराष्ट्र में जो फाइनल आंकड़े हैं उसके मुताबिक 150 से 167 सीट महायुति को, जिसका मीन 159 है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी 107 से 125 सीटों पर हो सकती है, जिसका बीच का नंबर 116 होता है। जबकि अन्य जिसमें निर्दलीय भी शामिल हैं 13 से 14 सीटें मिलती दिख रही हैं। महाराष्ट्र का पोल ऑफ पोल्स अगर देखें तो आंकड़े बहुत आगे पीछे नहीं जाते दिखते। मैं आपको अभी तक आए 4 एजेंसियों के आंकड़े दिखा रही हूं। एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी पी मार्क अगर देखें तो 137 से 157 दे रही है एनडीए को, महायुति को, और कांग्रेस प्लस को दे रही है 126 से 146। अगर आप देखें कि अन्यों को तो 2 से 8 सीटें। मेट्राइज का अगर देखें तो वो भी महायुति को 150 से 170 सीटें दे रहा है और महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 और अन्य को 8 से 10 सीटें। एग्जिट पोल करने वाली एक अन्य एजेंसी पीपल्स पल्स के मुताबिक महायुति को 182 यानी एमवीए को 89 नंबर मिल सकते हैं और अदर्स को 9 सीटें मिल सकती हैं। पोल डायरी ने अनुमान लगाया है और उसके मुताबिक बहुत लंबा रेंज दिया है, 122 से 186। महाविकास आघाड़ी को 69 से लेकर 121 और अन्य को 12 से 19 सीटें मिल सकती हैं।
अगर इन सब का एवरेज देखें तो आप देखेंगे कि लगभग 147 से लेकर लगभग 165 के बीच में कहीं जाकर महायुति को मिलने वाली है, यानी कि एनडीए को, और इंडिया अलायंस को इससे कम, यानी मेजॉरिटी मार्क जो 145 का है उससे कम। बहुत सारे लोग एग्जिट पोल के अलावा सट्टा बाजार में भी राजनीतिक पार्टियों की जीत देखते हैं। सट्टा बाजार से जो खबर है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में 150 से 155 सीटें महायुति यानी कि एनडीए जीत सकती है, जबकि महाविकास अघाड़ी 130 से 35, यानी कि बहुत नजदीक की टक्कर है। झारखंड में जीत हार की संभावना को लेकर जेवीसी के आंकड़े जो हैं उसके मुताबिक बीजेपी प्लस यानी एनडीए के पास 40 से 44 सीटें हो सकती हैं, यानी कि 42, जो कि बिल्कुल मेजॉरिटी का हाफ वे मार्क का नंबर है। जबकि दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी को 30 से 40 यानी 35 सीटें हो सकती हैं, जिसका मीन हुआ 35 से 38। यही अन्य खाते में झारखंड में सिर्फ एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड के आंकड़ों में मुकाबला बहुत कांटे का दिख रहा है। पलड़ा बीजेपी का भारी है, लेकिन 23 को रिजल्ट वाले दिन कुछ भी हो सकता है। बस अभी कुछ ही समय पहले माई एक्सिस इंडिया का एक रुझान आया है, जिसमें एनडीए को 23 सीटें और 53 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं कांग्रेस, जेएमएम और इंडिया गठबंधन को। ये एक अकेला ऐसा पोल है जो इंडिया अलायंस को मेजॉरिटी देता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड के पोल ऑफ पोल्स में भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है, और गठबंधन एनडीए का ही अगर एवरेज देखा जाए तो आगे चल रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस चुनाव में सामने आ रही थी वो ये थी कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा चला या नहीं चला। एक है तो सेफ है का नारा चला या जाति जनगणना का नारा चला। जेवीसी ने इसको लेकर पोल में सवाल कराए। नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। इस चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे नारे से कितने लोग सहमत थे? बहुत ज्यादा सहमत लगभग 39%, सहमत 21%, मिला दें तो 60% लोग बटेंगे तो कटेंगे को देख रहे थे सीरियसली। असहमत 32%, कोई राय नहीं 8%, यानी कि 60 वर्सेस 32%। तो सवाल पब्लिक का है इसी मामले में कि बटेंगे तो कटेंगे नारे ने मोदी योगी के पक्ष में चुनाव की हवा क्या बदल दी? एग्जिट पोल में पिछड़ते दिख रही इंडी ब्लॉक के लिए जातिगत जनगणना और संविधान खत्म होने का मुद्दा अब काम नहीं कर रहा क्या? महाराष्ट्र और झारखंड में जीत हार से केंद्र की आगे की रणनीति का रास्ता क्या क्लियर होगा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, संजय झा ऑथर हैं, कांग्रेस सपोर्टर हैं, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अमीक जमाई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में हैं। लेकिन हमारे साथ आज दो खास हस्तियां भी हैं, सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार और आनंद रंगनाथन जी लेखक भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं और पॉलिटिक्स का पोस्टमार्टम करने के भी बहुत विशेषज्ञ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले एडवांटेज बीजेपी को दिख रहा है और सारे जो एग्जिट पोल्स हैं बीजेपी को एडवांटेज दिखा रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी, बटेंगे तो कटेंगे का नारा शायद जाति जनगणना को मात दे गया, क्या बीजेपी इसे ऐसे देख रही है? नविका जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। वैसे हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी अभी एग्जिट पोल्स जो कह रहे हैं कि हम इस वक्त सरकार बना रहे हैं,
आप अचंभित मत होइएगा कि अंडर एस्टिमेशन है और जो हमारा फाइनल आंकड़ा है वो इन सभी प्रोजेक्शंस को क्रॉस कर सकता है, जैसे मध्य प्रदेश 2023 के अंदर और पूर्व में कई इलेक्शंस के अंदर किया है। मेरे हिसाब से 5 पॉइंट्स के अंदर जनता ने इस बार चुना है। बटेंगे तो कटेंगे के आगे एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और अल्टीमेटली आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो जनता ने कांग्रेस पार्टी और उसके पूरे तुष्टीकरण, वोट जिहाद के खिलाफ कंसोलिडेशन किया और कहा है कि हम भारत के संविधान को बचाएंगे, हम विकास के लिए वोट करेंगे और हम तुष्टीकरण के खिलाफ वोट करेंगे। इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर अगर आप सभी एग्जिट पोल्स के अंदर कॉमनैलिटी देखेंगे तो सब ये मान रहे हैं कि हम कंफर्टेबल मेजोरिटी के थ्रू जा रहे हैं। मतलब महिलाएं जो अधिकतर महाराष्ट्र के अंदर आती, उन्होंने हमारा समर्थन दिया है। दलित, जिसको कांग्रेस पार्टी बड़गलाने का प्रयास कर रही थी, उन्होंने हमारा समर्थन दिया है और समाज ने एक रूप से वोट किया है। झारखंड के अंदर अगर एक एग्जिट पोल को हटा दे, उसके अलावा भी मेजोरिटी एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि हम जीते। मतलब एक ऐसा स्टेट जिसके अंदर आदिवासी समाज, बहुल आदिवासी मेजोरिटी 25% आता है, वहां पे भी हम सरकार बना रहे हैं, जो ये साबित करता है कि समाज का हर वर्ग हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश, जहां पिछली बार हमारी से 3 सीटें आई थी, अगर वहां हम डबल सीट कर रहे हैं, जब हर सीट पे 50,000 दलित वोट है, इससे यह है कि दलित को जो पिछली बार बड़गलाने का प्रयास किया था कि भाई संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आपका रिजर्वेशन हट जाएगा, आज दलितों ने भी महाविकास अघाड़ी हो गया, समाजवादी पार्टी हो, इन सबके खिलाफ किया है। तो अगर ये नतीजे आगे आते हैं जिस हिसाब से हमारे भी ग्राउंड का फीडबैक कह रहा है, हमको लग रहा है इससे ज्यादा आएंगे, तो ये एक तुष्टीकरण के खिलाफ वोट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे के पक्ष में वोट है, और समाज के हित में वोट है, विकास का वोट है। मैं संजय झा जी से पूछना चाहती हूं, क्या जातिगत जनगणना का जो एक नैरेटिव लेकर आप चले थे लोकसभा चुनाव में, अगर आज के एग्जिट पोल देखें तो शायद उसने दम तोड़ दिया है? एक रहेंगे सेफ रहेंगे ने मात दे दी है आपके नारे को? नाविका जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहूंगा, जरा सब्र रखिए। 23 नवंबर सिर्फ 3 दिन दूर है यहां से, और यहां पर ये बड़ा भाषण और प्रवचन दे रहे हैं धार्मिक ध्रुवीकरण पर। अरे मजहब का जो घटिया सियासत आप करते हैं वो महाराष्ट्र के लोगों ने समझ लिया। देखिए नाविका जी, ये भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला गई क्योंकि वो जानते थे कि महाराष्ट्र में उनका हालत खराब है, इसीलिए एक तरफ एक है तो सेफ है। झाबुआ में इन चारों क्षेत्र में एमवीए हावी है, एमवीए जीतेगी। और जहां तक पूर्वी महाराष्ट्र का सवाल है और कोंकण बेल्ट का सवाल है, वहां पर मैं इस बात को मानने के लिए स्वीकार हूं पूरे तरीके से कि वहां पर शायद शिंदे जी और बीजेपी उनका प्रदर्शन ज्यादा बेहतरीन रहेगा, लेकिन अंत में इट इज एन एमवीए गवर्नमेंट इन द मेकिंग। संजय झा जी, आपने ये हरियाणा के समय भी कहा था, मैं तो आपकी बात मानने को तैयार हूं, पर हरियाणा में जो कहा वही आज कह रहे हैं। आपने कहा तब भी कि हमारा जो संविधान बदलने वाला जो डर है वो लोगों को वोट नहीं करने देगा बीजेपी के लिए, लेकिन तब हरियाणा में क्या कहानी हुई थी सारे देश ने देखा। लेकिन आज आप फिर वही दोहरा रहे हैं, आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ हाँ, हरियाणा क्या हो गया? हरियाणा की बात, आप हरियाणा को बीच में बतलाइए, वो बड़ा दुखद था, इसलिए उसको समाप्त करें। हम महाराष्ट्र। अरे बाप रे बाप, हरियाणा का नाम मत लीजिए, हरियाणा का नाम मत लीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी को दिल में दर्द होने लगता है। देखिए, मैंने टाइम्स नाउ के ठीक सामने जो पार्किंग है वहां पे मैंने तो हलवाई भी बुलवा लिया है, और 23 को वहां पे लड्डू भी बन रहे हैं, और पहली प्लेट तो मैं डॉक्टर रंगनाथन और मेरे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी को देने भी जा रहा हूं। तो आप बार बार हरियाणा मत कहिए, पैसे हमसे ही लेंगे, आप कम्युनिस्ट है। मिठाई धोखा मत दीजिएगा। जलेबी भी आपने कहा था भेजा नहीं, जलेबी भी आपने पहले ऑर्डर कर दी थी, फिर मिली नहीं हमें। इस बार लड्डू बटेगा, मत कीजिएगा। अब जलेबी फ्लेवर नहीं रहा, अब फ्लेवर लड्डू हो चुका है, और लड्डू आप खिलाएंगे। पहले इनसे एफिडेविट साइन करवाना पड़ेगा क्योंकि जलेबी के समय भी भाग गए थे। मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। जी आनंद जी, ट्रंप जीते, लोगों ने कहा हिडन वोटर है, हिडन वोटर है। मैं पहले महाराष्ट्र से पहले मैं झारखंड पे आना चाहता हूं। ट्रंप के ऐसे कोई हिडन वोटर नहीं थे, जो वहां का मीडिया था उन्होंने उन वोटरों को हाइड किया हुआ था। क्योंकि जब इलीगल इमिग्रेशन होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होता है? जो ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स होते हैं। झारखंड में जो PIL फाइल किया गया, प्लीज अंडरस्टैंड, वो किसी हिंदू ने फाइल नहीं किया अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन, वो एक क्रिश्चियन ने फाइल किया।
ये सारी चीजें जो वहां हो रही हैं इलीगल इमिग्रेशन की, और कांग्रेस ने ये चढ़ के कह दिया कि हम गैस सिलेंडर्स भी उनको देंगे, दैट हैज हैड एन इफेक्ट इन झारखंड। और आपके एग्जिट पोल ये दर्शा रहे हैं कि वहां पे इशू जो था वो ट्राइबल की राइट्स को छीनना था इलीगल इमिग्रेंट से, और सारे जॉब्स या सब कुछ बेनिफिट्स हैं, सारी वेलफेयर स्कीम्स वो इलीगल इमिग्रेंट्स को देने का था। दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बिगर इशू अकॉर्डिंग टू योर एग्जिट पोल्स। अब मैं महाराष्ट्र पे आता हूं। महाराष्ट्र में ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन था, उसका इफेक्ट हुआ, लेकिन मैं एक वर्ड प्ले करना चाहता हूं, एक्चुअली था बांटेंगे। फ्रीबी हैज एक्चुअली वन द डे। फ्रीबी एंड आरएसएस जो ग्राउंड पे उतरी है लोकसभा चुनाव के बाद, जो उन्होंने बढ़ चढ़ के कहा है कि लोगों को आगे आना चाहिए और वोट करना चाहिए, ये दो फैक्टर्स हैं। पर वोट तो किया नहीं। वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र की अगर आप देखें बहुत कम है। प्रोपोर्शनेटली जो लोग बीजेपी को वोट करने वाले हैं वो आगे बढ़ के आए। पहले बताइए, हिंदुत्व फैक्टर है या वेलफेयर स्कीम्स ऑफ फ्रीबाइज? आप उसी में क्लियर नहीं है। बोथ, दोनों क्लियर है। दोनों नहीं है। अगर आरएसएस फैक्टर है, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि वहां के लोग हिंदुत्व पे वोट कर रहे हैं। आप डिसाइड करिए ना, व्हाट इज द। मेरे तो हिसाब से आप जीतेंगे नहीं, आप जो मर्जी कर लीजिए। आपका हिसाब हरियाणा में भी लगा था। हाँ, माफ करिए, लेटेस्ट हिसाब हरियाणा का है। तुम बार बार मुंह पर आ जाता है, आपको दर्द होती है। मैं हरियाणा स्टेट नहीं है इंडिया का, हरियाणा की बात मत करिए। हाँ, वो अमेरिका में। हाँ, वो अमेरिका में। लेकिन हरियाणा के लोग सुन रहे होंगे तो इनके चक्कर में कांग्रेस को और निपटा देंगे। तो ऐसे मत कीजिए। नहीं, बहुत बड़ी बात। लेकिन आज उससे भी बड़ी बात थी जो उत्तर प्रदेश में हुआ, और 9 सीटों के बाईपोल उत्तर प्रदेश में हुए। मैं पूछना चाहती हूं अमीक जमाई जी को कि बहुत वीडियोस ट्वीट हुए हैं, कंप्लेंट्स हुई हैं, आपका अधिकार है, लेकिन ये वीडियो जो अखिलेश जी ने ट्वीट किया था, इसमें कहीं बात उल्टी तो नहीं पड़ेगी? क्योंकि अगर महिलाएं उन्हें कह रही हैं कि पिस्तौल मत दिखाओ, तो पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि पत्थर मत चलाओ, ईंट मत चलाओ। तो ईंट चलेगी तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये चले थे या नहीं चले थे? इस बात पर इलेक्शन कमीशन जो है पूरी इंक्वायरी कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी आज बहुत गुस्से में क्यों है? देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चोट माननीय अखिलेश यादव जी ने और इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश से दी है, उस चोट का बदला उत्तर प्रदेश में पुलिस फोर्स को बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। प्रशांत कुमार जो डीजीपी है वो चुनाव लड़ रहा है। उसको जिम्मा दिया गया कि भाजपा को पीछे रखो, तुम आगे रखो। परसों जब हम लोगों ने कहा महिलाओं के बारे में इलेक्शन कमीशन को, जब अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखी तो पूरे देश में मीडिया में मजाक उड़ाया गया। आज सुबह से क्या हुआ? सुबह से वही हुआ कि इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बावजूद कि जो पोलिंग ऑफिसर है वो आईडी चेक करेंगे, पुलिस बल को कोई अधिकार नहीं है कि वो आईडी महिलाओं की चेक करेंगे या निकाब उठाएंगे। हमने इसका विरोध किया, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में यही हुआ। अगर आपको यह जस्टिफाई लगता है कि एक पुलिस का ऑफिसर मीरापुर में कह रहा है कि गोली चलाने का आदेश है, गोली चलाने का आदेश है, तो नाविका जी मैं चाहता हूं कि पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, गोली चलाने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, गोली चलाने का आदेश डीजीपी प्रशांत कुमार ने दिया, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया, या राजीव कुमार ने दिया? किसने आदेश दिया कि गोली चलाई जाए? और सीधी सी बात है कि वो महिलाएं जो आपको पूरे वीडियो में दिख रही हैं, उनके हाथ में पत्थर है, उनके हाथ में जमहूरियत का जो आज जो पर्व था उसको सेलिब्रेट करने के उनके हाथ में आईडी था। वो आईडी लेके आगे बढ़ रही हैं, और वो इतना बेशर्म ये जो पुरुष है पुलिस फोर्स का, कैसे बंदूक लहरा रहा है। आज तो शर्म से सर झुक गया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हर कोई इसको खुशी में, हर कोई इसको कि दंगा हो रहा था, बम चल रहा था, वहां पे पत्थर चल रहे थे, इसलिए पुलिस को बचाने का काम चल रहा है। आज जो ये हुआ है, जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी जी। बहुत बड़ा आरोप है जो समाजवादी पार्टी ने लगाया है, अखिलेश यादव ने लगाया है। जवाब दीजिए, क्या पुलिस फोर्स का इस्तेमाल इस तरह से हुआ? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि हमें ऑर्डर है। ये सवाल जो अमीक जमाई जी उठा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए, नंबर 1। और अमीक जमाई जी, किसी डीजीपी के लिए थोड़ा अदब से अगर बात कर लें
तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। लेकिन प्रदीप भंडारी जी जवाब दें। नविका जी, आज सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि आपके पैनल के ऊपर जो दलितों की बात करता है अमीक जमाई जी और उनकी समाजवादी पार्टी, अरे अमीक जी हम जवाब दे रहा हूं ना, मैं सुनिए मेरी बात। प्रशांत यादव समाजवादी पार्टी का नेता एक दलित की हत्या करता है, जिसके बारे में उसके दलित लड़की के पिता जो है वो ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। इसके बारे में क्या बात करेगी समाजवादी पार्टी? इसके ऊपर क्या करेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि अगर उसके पक्ष में अगर करल के अंदर कोई दलित वोट ना करे तो क्या उसकी हत्या कर देंगे? उसी तरीके से 14 साल की बच्ची जो है उसका रेप करने वाले मोहित खान को आपने भी अपनी पार्टी में रखा है। तो आज उत्तर प्रदेश का दलित जो आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो आपको दिक्कत हो रही है? आपको दिक्कत हो रही है? बताओ। नहीं सब है। तो आपने कैसे करा? आपके नेता किसी का रेप करते हैं, आपके नेता किसी के ऊपर अपहरण करते हैं, आपके नेता जाके दलित के उस पर करते हैं। और बात सुनिए मेरी बात, अमीक जमाई जी वीडियो पूरा देखिए। अगर कोई पुलिस को पत्थर मारेगा तो पुलिस क्या बैठ के से देखेगी? पुलिस कैसे बैठ के देखेगी? बैठेगी पुलिस? जवाब दिया है। लेकिन सभा जी मैं आपसे पूछूंगी, एक तरफ आरोप है कि पुलिसकर्मी प्रशासन की तरफ से लोगों को वोट नहीं करने दे रहे थे, दूसरी तरफ से ये दलित लड़की के मर्डर की बात आ रही है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये चुनाव इतने संगीन थे दोनों तरफ के लिए कि बात यहां तक आ पहुंची? नविका जी, सबसे ज्यादा संगीन तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी को झटका लगा नेशनल चुनाव में उत्तर प्रदेश से, इसमें कोई बीजेपी की सीटें जो घटी और वहीं से बीजेपी का सिंगल पार्टी रूल खत्म हो गया। अब वो अलायंस में है, वहाँ नीतीश कुमार और ये चंद्रबाबू नायडू, सिंगल पार्टी रूल का इरा खत्म हुआ यूपी के वजह से। लेकिन तो ये और हम लोग सब खबरें सुनते हैं कि अंदर भाजपा के अंदर अलग अलग राय है कि यूपी में क्या हुआ, क्यों हुआ, और ये वहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के लिए बहुत ही अहम चुनाव है। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी भी चाहेगी कि जिस तरह की शानदार जीत, उसे अनएक्सपेक्टेड जीत जो उसको लोकसभा में मिली, को वो फिर से दिखाए कि हम भी हैं। मेरे ख्याल से 2 साल में स्टेट इलेक्शन है, 27 में ना, 27 में, तो दो साल से थोड़ा ज्यादा महीनों में वहाँ स्टेट के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया है। और हम ये भी जान गए कि उस पार्टी के काडर भी हैं स्टेट में। लेकिन ये फिर भी देखिए नविका जी, आज बड़े रिजल्ट आ रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड से, मतलब 23 को। ये बाई इलेक्शन फिर भी है, बाई इलेक्शन में ज्यादातर एडवांटेज जो रूलिंग पार्टी है उसको मिलता है। क्योंकि जो माहौल, मैं इसको समझा देती हूँ, जब लोग निकलते हैं और जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर वोट करते हैं, वो एक माहौल में होता है, वो यूनाइटेड एक मूड बनता है कि हम नहीं देंगे। जो भी हुआ यूपी में बाई इलेक्शन में शासन का इंतजाम, इन सब का ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन मुझे पता नहीं हो क्या रहा है, लेकिन जो भी हमने दृश्य देखे हैं वो हमें हमको उनके बारे में सवाल खड़ा करने का पूरा हक है। और ये कि वोटर सप्रेशन नहीं होना चाहिए कहीं भी हिंदुस्तान में जी। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या ये वन साइडेड स्टोरी है या 2 साइडेड स्टोरी है, जिस तरह से प्रदीप भंडारी कह रहे हैं? नविका जी, वो जो पिस्तौल ताने हुए चित्र है वो लोकतंत्र के लिए सबसे दुखद है कि अगर लोकतंत्र के पर्व के दिन पुलिस इंस्पेक्टर पिस्तौल तानकर खड़ा हो मतदाताओं के ऊपर। लेकिन यही बात मैंने सोशल मीडिया पर लिखी, उसी के जवाब में ढेर सारे वीडियो आ गए जो पहले की कहानी बता रहे हैं कि कैसे उसी गली से पुलिस वालों पर पत्थर चल रहा है। तो अखिलेश यादव जी को यह पता नहीं चला होगा, विपक्षी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतना बड़ा उनका कैडर है, 37 लोकसभा सांसद है, फिर भी उन्होंने कटा हुआ वीडियो क्यों डाला, एडिटेड वीडियो क्यों डाला? 3 दिन से बुरके में महिलाएं जाएंगी, उनको न रोका जाए? क्यों नहीं रोका जाए भाई? लोकतंत्र के पर्व में लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, वेरिफिकेशन तो होगा ना। क्या फर्जी वोटों को डालने का एक जरिया बुरका बन गया है? और ये एक बार नहीं कई बार आया है। अच्छा, और जब इस तरह का अराजकता का माहौल विपक्षी पार्टी का नेता बनाए तो वही होता है जो अलग अलग जगह पर होता हुआ दिखा है। और मैं फिर कह रहा हूं
कि करहल में जो कुछ हुआ, जरा उसको आप सोच कर देखिए। मैं आपको दो और घटना याद दिलाता हूं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, देवरिया में, कुशीनगर में एक मुस्लिम को मुस्लिमों ने मार दिया, ये कह के तुमने भाजपा को वोट कैसे दे दिया। बरेली में एक महिला को उसके शौहर ने तलाक दे दिया। मिर्जापुर में एक गाड़ी वाले ने जो उसको गाड़ी करके ले गया था उसको गाड़ी चढ़ा दिया। अमीर जमाई, आपको अगर बोलने का हक है तो सबको बोलने का। बात कर रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी बैठ के डाइवर्ट कर रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं, आप अपनी बात करें, आप अपनी बात अधिकार है इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के मुताबिक। ये बैठ के जाहिलियत की बात कर रहे हैं आप, वो लड़की जाहिलियत की बात कर रहे हो हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप पुलिस को क्वेश्चन करोगे। दलाली अच्छी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, बहुत बढ़िया। इतनी दलाली अच्छी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। आप कौन सा शब्द, माफ कीजिएगा, इस तरह का शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। यहाँ पर जो भी बैठा है पैनल पर, वो इस तरह के शब्द, क्या इस तरह के शब्द उसे बोलने का आपको अधिकार नहीं है। आपको अपनी बात रखनी है अमीक जमाई जी, और वो अपनी बात रखेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी की बोलिए, गलत बात करेंगे तो इनको रोकेंगे, बोलने नहीं देंगे। नहीं, आप काउंटर करेंगे, आप काउंटर कर सकते हैं, आप गाली नहीं दे सकते किसी को। ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। नहीं, अमीक जमाई जी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हर्षवर्धन जी आप बोलिए। और मैं फिर कह रहा हूं, आप मुझे कुछ भी कहेंगे, मैं बोलने से रुकूंगा नहीं, कभी नहीं रुका तो आज भी नहीं रुकूंगा। किसी पार्टी की इतनी हैसियत नहीं कि मुझे पत्रकार के तौर पर बोलने से रोक दे। अमीक जमाई, किसी की हैसियत नहीं, किसी की हैसियत नहीं। अमीक जमाई जी, ऑब्जेक्शन लेती हूँ। इस तरह की शब्दावली एक्सेप्टेबल नहीं है। आनंद रंगनाथन, अमीक जमाई जी, राज्यसभा नहीं मिलेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, नहीं मिलेगा। आपको जिसको देना है, आपकी सरकार आएगी, आपकी सीटें आएंगी, आप दीजिए। आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ठीक है, लेकिन शब्दावली पर थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा संयम। अमीक जमाई जी, थोड़ा सा संयम। आनंद रंगनाथन, बहुत गलत भाषा का यहाँ प्रयोग हो रहा है, बहुत गलत भाषा का। लेकिन मैं फिर भी, पिछड़ों को गाली देना, अखिलेश यादव जी को गाली देना, यही आपका काम है। यही कोई नहीं गाली दे रहा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप अपना अखिलेश यादव जी को किसी ने यहाँ पर किसी ने गाली नहीं दी। आप गाली दिलवाती हैं, रोज गाली दिलवाती है। बिल्कुल गलत बात है अमीक जमाई जी, बिल्कुल गलत बात है। मेरी इस तरह की शब्दावली नहीं है, और मैं इस तरह की गाली किसी, और आप यहाँ बैठे विवेक श्रीवास्तव, यहाँ किसी ने किसी को गाली नहीं दी है। सिर्फ अमीक जमाई ने गालियों का इस्तेमाल किया है, किसी और स्पीकर ने यहाँ पर किसी ने गाली का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और कह रहे हैं कि एक महिला की वहां हत्या भी हुई है, उस पर भी बात कर लीजिए। नहीं, देखिए, किसी ने नहीं कहा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को बात ना करें, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी को एक समझना चाहिए चीज। एक जो विजुअल्स पुलिस वाले के दिखाए थे, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जहां पुलिस वाले जाकर के गन लगा करके, अब वो जो औरतें आ रही हैं पत्थर तो नहीं चला रही है ना, देख लीजिए वहां कार्ड लेकर वीडियो में सड़क पर पत्थर नजर आए। दूसरी बात आनंद भाई मेरी बात सुनो, अगर महिला वोटर आ रही है तो महिला पुलिसकर्मी वहां क्यों नहीं है? आप पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, आप बताइए मुझे। चलिए, जवाब दीजिए। इसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो हर्षवर्धन जी के अगेंस्ट जो भी बोला गया, बहुत ही गंदा बोला गया है, अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि इन्होंने दो फैक्ट्स रखे। नंबर 1, इन्होंने कहा जो वीडियो ट्वीट किया गया, जो पुलिस ऑफिसर जो भी कह रहा है, इन्होंने पहले उसको कंडेम किया था, लेकिन उसके नीचे रिप्लाईज आए कि भाई पूरा वीडियो देखिए, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई है। अब आप मुझे बताइए विवेक, प्लीज। सर, कोई दिखा नहीं रहा है ना, लेकिन लोग बात कर रहे हैं, लेकिन देखने को नहीं मिला किसी को। एक बार बात, अच्छा, बोलने जी, एक बार बात, प्लीज। पुलिस पे जब पत्थरबाजी होगी तो लॉ एंड ऑर्डर के तहत पुलिस विल टेक अ रेसिडुअल एक्शन। दिस इज not something that is Einstein's law or something like that. This is natural reaction. Number 2, जो करहाल में इन्होंने कहा, I am shocked
एंड आई एम सैडन्ड मोर देन आई एम शॉक्ड कि जो लोग दलित राइट्स के पीछे इतना कहते रहते हैं वो आज उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। एक दलित महिला जिसने सिर्फ ये कहा कि मैं पब्लिकली बीजेपी को वोट दूंगी, उसका अकॉर्डिंग टू हर पेरेंट्स एंड द पुलिस रेप और मर्डर कर दिया गया। और आप सब लोग जो कहते हैं कि पुलिस ने कि ये दलित के अगेंस्ट जो भी होता है हम उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, आज एकदम चुप है। तीसरी बात, नाविका जी टाइम्स नाउ नव भारत का सुशांत से पूछ लीजिए, उनका पत्रकार वहां गया, एक मुस्लिम से बात करी है और वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि मुस्लिम्स को दबाया जा रहा है, वोट नहीं किया जा रहा। आप सुशांत जी को बुला के पूछवा लीजिए। मैं आपको सुनवा देती हूं। मैं आपको सुनवा देती हूं। यहाँ पे वहां लोगों से पूछा, हमारे रिपोर्टर से, ये यहां वहां कहा गया था हां पिस्तौल नहीं निकलनी चाहिए थी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि पिस्तौल नहीं निकलनी चाहिए थी, लेकिन क्या सर्कमस्टांसेस थे? इसका पूरा मामला की जांच जो है इलेक्शन कमीशन कर रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट आने से पहले इतनी हाय तौबा और इस तरह की गाली गलौज। अमीक जमाई जी, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, ऐसा कहना सही नहीं होता। आप अपनी बात रखिए, आपको समय मिलता है, आप अपनी बात रखिए, आप डिसएग्री करिए, आप मुख्तलिफ सोच सकते हैं, लेकिन गाली गलौज सही नहीं है। मैं आपको दिखवाती हूं, हमारे रिपोर्टर ने वहां जाकर जब पूछा क्या बोला महिलाओं ने। तो एक बार शाही का निशान दिखा दीजिए। शाही का निशान है। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद जी, ये आपके यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं, इनका तमाम वीडियो गया, चुनाव को शिकायत की कि वोटर्स को वोट डालने में दिक्कत आ रही है, प्रशासन जाने नहीं दे रहा। इसमें आप लोग को क्या आपको कहना है? ऐसी कोई दिक्कत है? मैं तो गया तो डाल कर आ गया। ये बताइए क्या नाम है सर आपका? फायम अली। ये बताइए क्या प्रशासन द्वारा वोट डालने से आपको रोका जा रहा है? ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। रिजवान साहब कह रहे हैं कि लोगों को घरे से निकलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, पुलिस रिजवान साहब, ये पुलिस फोर्स है। हाँ। ये कौन आजादी से वोट डालने दे रहे? पर्ची, लाल पर्ची से खाली वोट पड़ रहा है, दूसरी पर्ची को रोक रहे हैं। हमें तो ना पता खैर पर्ची कौन सी है, मगर वैसे कोई सख्ती नहीं है। नहीं तो उसी जगह डरे हुए लोग हैं जो आपने दिखाए, मतलब इनका नाम आपने वो भी डरा हुआ है। अगर वो बोल देंगे कि भाई हमें ठीक से वोट, हमें हैरेस किया गया, तो कल ये योगी आदित्यनाथ इनके पीछे पड़ जाएंगे। चलिए अमीक जमाई जी, ये रिपोर्टर गौरव श्रीवास्तव वहीं पर हैं, उसी गली में हैं जहां का ये वीडियो ट्वीट हुआ है, और उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां लोगों से पूछा, वाजिद अली से पूछा, फयाम साहब से पूछा, उन्होंने कहा हमें तो जाने दिया, वोट करने दिया। अब एक दूसरा पहलू भी है, ये भी आपको दिखा दिया। मैं सिर्फ दो बातें कहना जी, दो बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि जिन महिलाओं पे पुलिस ऑफिसर ये बंदूक लहरा रहा है और चिल्ला के धमका रहा है, उनके हाथों में वोटर आईडी है, जो आपको दिख रहा है, जो मुझको दिख रहा है। दूसरा, हमारे क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन ने जब परसों आदेश दिया कि पोलिंग ऑफिसर को छोड़कर किसी पुलिस फोर्स के लोगों को इस बात का अधिकार नहीं होगा कि वो आईडी चेक करेंगे। आप कुंदरकी ले लीजिए, आप करहल चले जाइए, आप मीरापुर चले जाइए, जितनी भी सीटें हैं कटहरी से लेके प्रयागराज में, सारी सीटों पे जम के पुलिस ने गुंडई करी, बैरिकेड लगाए। और मैं ये आपके चैनल की बात नहीं कह रहा हूं, सारे नेशनल चैनल या तो झूठे हैं या तो सिर्फ टाइम्स नाउ सही है, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, और लेकिन आपकी अगर आप सही हैं तो सारे जितने नेशनल चैनल है सब के सब झूठे हैं, लुच्चे हैं, चोर हैं। अरे भाई, आप ही सही हैं। अरे भाई अमीक जमाई जी, तो ये जो लोकतंत्र पहलू है पुलिस फोर्स ने किया है, ये जो मुद्दे की बात है, अफसोस कि हम लोग इसको पार्टी के ये प्रोसेस की बात है। हम यूपी के रहने वाले हैं, अब तो दिल्ली में रहते हैं। यूपी में ये बार हो चुका है, ऐसा होता है। और प्रशासन जब बहुत स्टेक्स होते हैं तो एक कोने और साइंटिफिक तरीके से होता है कि इस इलाके में पहले तो नाम गायब हो जाते हैं। ये सब हुआ, हमने लिखा है डिटेल में, एविडेंस के साथ मैंने लिखा है कि होता है ये। अब दलितों के खिलाफ भी होता था। ओके, वोटर लिस्ट गायब हो जाती थी। चलिए प्रदीप भंडारी जी जवाब देना चाहते हैं। आरोप अमीक जमाई जी ने भी लगाए, सभा जी ने भी लगाए, जवाब दीजिए प्रदीप जी। राधिका, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा।
देखिए ये सब उस शासन की तरफ बात कर रहे हैं नविका जी, जब अखिलेश यादव जी का शासन हुआ करता था और 2015 के अंदर किस तरीके से उन्होंने लोकल बॉडी पोल्स को रिग किया था। अब नवी जवाई को पूरे इलेक्शन कमीशन का मैं रूल्स पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी के अंदर इलेक्शन कमीशन कहता है, द इलेक्शन कमीशन रूल स्टेट दैट ओनली द इलेक्शन ऑफिसर और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन चेक अ वोटर्स आईडी, हाउएवर इन सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस द पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल में ऑल्सो चेक द वोटर आईडी। तो अगर पुलिस को लगता है कि कोई फर्जी वोट कर रहा है तो पुलिस के पास भी इलेक्शन कमीशन के उन्हीं रूल्स के हिसाब से अधिकार है कि वो चेक कर सकती है। अब बताते हैं कि किस तरीके की फर्जी वोटिंग होती है। लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर बिहार के मधुबनी जिले के अंदर बुरके के अंदर एक महिला जो है फर्जी वोटिंग के लिए पकड़ी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के अंदर रामपुर के अंदर फर्जी वोटिंग के अंदर कई महिलाएं गिरफ्तार हो चुकी हैं। उसके बाद राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के अंदर 2024 में गोविंदगढ़ के बूथ संख्या 266 पर एक महिला जो है जरूरत नहीं है। एक मिनट प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप मेरी बात सुनिए पहले आप। अरे प्रदीप पहले मेरा प्रश्न सुन लीजिए। वो उनका मुंह चुप करा देंगे। उत्तेजना से कुछ नहीं होगा। अगर महिला का आईडी कार्ड चेक करना है तो महिला उत्तेजना से बिल्कुल कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो सबके सामने है। पहले ये कह रहे थे कि पुलिस चेक ही नहीं कर सकती, अब गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। लेकिन चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर नहीं हुए, महाराष्ट्र में भी हुए। महाराष्ट्र में एक और जरूरी बात है, सिर्फ 9 सीटों पर नहीं हुई इतना तो ठीक है, कितनी कम्युनल पार्टी हो गई समाजवादी पार्टी। कहती है मुस्लिम बस्तियों में हमारे वोटर्स को रोक दिया, हिंदू इनके वोटर नहीं है क्या? आपने रोका ना, आपने मुस्लिम वोटर्स को जानबूझकर रोका, आपने डिस्क्रिमिनेट किया बीजेपी ये भी तो सवाल है ना। आप ये बीजेपी से पूछिए ना कि मुसलमानों के खिलाफ क्यों है? ना मुसलमानों को टिकट देते हो, सुनिए ना मुसलमानों को टिकट देते हो तो पहचानना पड़ेगा ना। मुसलमानों को बोलते हो कि करेंगे यू डिस्क्रिमिनेट ढक के जाए, हमारे नाम पे वोट दे दे तो बिल्कुल वहां रोका गया। बेईमानी कर दे, आप धोखाधड़ी कर दे, आप फ्रॉड कोई फ्रॉड नहीं है इसके अंदर। इलेक्शन रिग कर दे, सप्रेशन ऑफ वोटर्स है फ्रॉम वोटिंग। आपने रोका है माइनॉरिटीज को वोट करने से। अरे कमाल है, ये डर था समाजवादी पार्टी का, रोक दिया। बीजेपी को समाजवादी पार्टी का डर था। कितना डराइएगा मुसलमानों को भाई, आप डरा के 3 दिन से उनको वहां वोटरों को रोका गया है। नुकसान उन्हीं का कर रहे हैं। आपने पुलिस का मिसयूज किया है बीजेपी ने, ये सीधी सी बात है और ये विजुअल इसकी गवाही दे रहे हैं। 30 सेकंड मुझे दे दो यार मैं जी क्योंकि विवेक मेरे अच्छे दोस्त है, मैं इनसे इनको कहना दोस्त है, हरियाणा के नाम से उनके दिल में दर्द होता है। आपके दोस्त है? नहीं कॉमरेड है, मेरे अपने जिगरी दोस्त है। बात सुनिए, बड़े भाई हैं। देखिए 2 चीजें मेरे को कहनी है। ये कहते हैं बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। लोकसभा इलेक्शन में इनकी अलायंस महाविकास अघाड़ी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट फील्ड नहीं किया था। मुस्लिम महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है 18%, 15 से लेकर 18% है अभी तक, सेंसस जबकि नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने 4% भी टिकट्स नहीं दिए हैं मुस्लिम्स को। ये वो अब ये देख लीजिए, इट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्टेट। अगर वो 16% पूरे राज्य में फैला हुआ है तो हम उसी में। किशोर तिवारी, तो बीजेपी की गलती नहीं है इसका मतलब। किशोर तिवारी जी, मुद्दा ये है कि एडवांटेज एनडीए होगा तो इलेक्शन कमीशन गलत है, एडवांटेज इंडिया अलायंस होगा तो इलेक्शन कमीशन की बल्ले बल्ले। सवाल वापस घूमकर वहीं आता है। महाराष्ट्र, यूपी की हमने बात की, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भी सारे पोल्स एक तरफा एडवांटेज एनडीए दिखा रहे हैं, कुछ क्लियर मेजॉरिटी दिखा रहे हैं, कुछ थोड़ा इधर उधर दिखा रहे हैं, लेकिन एमवीए से आगे यानी कि इंडिया अलायंस गठबंधन से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। किशोर तिवारी जी, क्या बटेंगे कटेंगे का असर है या जाति जनगणना संविधान का डर, एक बार इस्तेमाल हुआ फॉर्मूला इस बार फेल हो गया? एक बात बताओ, महाराष्ट्र की चुनाव ये बहुत लोकलाइज हो गए और उम्मीदवारों पे बेस इलेक्शन हुआ और बहुत पैसा भी बहुत चला। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर एग्जिट पोल अब भास्कर का नहीं बता रहे, लोकशाही का नहीं बता रहे, साम टीवी का नहीं बता रहे या लोकमत का नहीं बता रहे, जिसके गांव-गांव में से लोगों ने रिपोर्ट भेजे हैं तो बड़े चौंकाने वाले आए हैं। बीजेपी, शिवसेना और जो महायुति है उसको 128 से 130 सीट मिल रही है, तो एमडीए को भी 128 से 130 सीटें मिल रही है और 28 सीटें जिसमें वंचित आघाड़ी 5 और बचे हुए पूरे अपक्ष आए हैं, जिसको
राजकीय पक्ष ने स्पॉन्सर किया है, तो चुनाव बहुत ही सटीक हुआ है और चुनाव में मार्जिन भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो मैं देखिए मार्जिन कम होने वाला है, मार्जिन बहुत कम होने वाला है, तो ये एग्जिट पोल कहां जाएगा? अभी वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एग्जिट पोल जरूर एडवांटेज दे रहे हैं, लेकिन नजदीक का चुनाव है, कहां क्या होने वाला है, और यही सवाल आज पब्लिक भी पूछ रही है। और सवाल लेने का समय तो नहीं है, लेकिन बस एक संजय प्रजापति मुंबई से पूछ रहे, चुनाव खत्म हो गया लेकिन विपक्ष बटेंगे तो कटेंगे का जवाब नहीं ढूंढ पाया, तो क्या फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई? शायद यही सबसे बड़ा सवाल पब्लिक के जहन में था। क्या इसका जवाब होगा? 23 तारीख को जरूर बताएंगे आपके साथ। टाइम्स नाउ नवभारत रहेगा सबसे ज्यादा सटीक और तेज नतीजे लेकर। आज बस इतना ही। अपने तमाम पैनलिस्ट का और आपका दर्शकों शुक्रिया करती हूं, धन्यवाद करती हूं। नमस्कार।